नमस्कार दोस्तों, डीमेट सक्सेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यूपीएसआई ट्रेनिंग की 7 से 12 माह सिलेबस की आईपीसी का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे एक पार्ट हम पहले बना चुके हैं, जिसमें धारा 311 से 331 से लेके 415 तक हम ख़त्म कर चुके हैं। उससे आगे हम आज स्टार्ट करते हैं। आज ये पूरी आईपीसी हम ख़त्म करेंगे। इसमें पिछली वीडियो में दोस्तों ये आईपीसी की प्रेरणा हमें जहाँ से मिली और जहाँ से हमने इसको सीखा, वो गुरुजी का धन्यवाद करना हम भूल गए। ये हमसे एक गलती हुई। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने गुरुजी एपीओ श्री अभय प्रताप सर के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उन्हीं के सानिध्य में रह के हमने ये अपनी आईपीसी सीखी और आज इसके बारे में इतनी समझ हम विकसित कर पाए। चलिए दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टॉपिक यहाँ पे छोड़ा था 415 छल। देखिए, जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना करता है, ठीक है, उसे शब्दों द्वारा या कैसे करके प्रवंचना करता है, कोई बात कहता है जिससे वह व्यक्ति प्रवंचित होकर किसी कार्य को करने के लिए या किसी वैध कार्य का लोप करने के लिए उत्प्रेरित होता है, ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप वह कोई संपत्ति का नुकसान, अपहानि, शरीर संबंधी, मानसिक ख्याति संबंधी उसे कोई क्षतिकारित हो जाए, और यदि उसे इस प्रकार उत्प्रेरित न किया गया होता तो वो सामान्यतः ऐसा कार्य नहीं करता। तो ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने छल किया है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कहे कि आप मुझे 1000 रुपये दे दीजिए और इसके बदले मैं आपको 4 महीने तक 500 रुपये दूंगा, ठीक है, तो देखिए वो कर क्या रहा है, और उसका आशय बेईमानीपूर्ण है। वो देने वाला नहीं है, वो ये सिर्फ इसलिए कह रहा है ताकि वो प्रवंचित हो और इससे उत्प्रेरित होकर वो उसे कोई संपत्ति दे दे। तो इस प्रकार इस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य छल कहलाएगा, ठीक है। इसके और उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कोई भी, जैसे आपने देखा होगा कि किसी ब्रांड की कॉपी बना लेता है और उसे बेचने वाला यह दावा करता है कि यह उसी ब्रांड की चीज़ है, और हम इस चीज़ से उत्प्रेरित होते हैं कि ये तो किसी कंपनी की चीज़ है और उसे ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो इसको दुराशा से कर रहा है और हमें इस चीज़ से उसे खरीदने के लिए उत्प्रेरणा हो रही है और हम उस चीज़ को खरीद रहे हैं। तो ये यहाँ पे छल हो रहा है। कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा कि शादी वादी कराने के लिए बहुत सारे झूठ बोलते हैं, षड्यंत्र करते हैं, प्लॉट का, संपत्ति का, इनका झूठ बोल के शादियाँ करवा देते हैं। तो अगर इनको साबित कर लिया जाए तो इस प्रकार से प्रवंचना देकर किसी से शादी करवा लेना, कोई काम करवा लेना, ये सभी 420 की श्रेणी में आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगली धारा आपकी 416, ये है प्रत्यारोपण द्वारा छल। देखिए, कोई व्यक्ति प्रत्यारोपण द्वारा छल करता है, यह तब कहा जाएगा जब यह व्यपदिष्ट करके कि कोई अन्य व्यक्ति है या यह व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करे। देखिए, यहाँ प्रत्यारोपण द्वारा छल जब ही माना जाएगा जब प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति का हो, न कि वस्तु का। इसमें सिर्फ व्यक्ति द्वारा प्रत्यारोपण के लिए दिया गया है, ठीक है। जब व्यक्ति का प्रत्यारोपण करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं जाए पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के, जबकि वो पुलिस में नहीं है, और कहे कि मैं ऐसे कोई अधिकारी हूँ, और अधिकारी होने के नाते वो वहाँ कोई काम करे, कोई संपत्ति लेने की कोशिश करे, तो ये माना जाएगा कि वो प्रत्यारोपण द्वारा छल कर रहा है। कोई व्यक्ति पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के रोड पे खड़ा हो जाए और आने जाने वाली गाड़ियों का चालान करने लग जाए, तो यह वो व्यक्ति छल कर रहा है प्रत्यारोपण द्वारा, क्योंकि वह लोक सेवक या चालान करने के लिए वैध रूप से हकदार नहीं है। आजकल आपने देखा होगा कि परीक्षा में जो फर्जी लड़के बैठ जाते हैं, अगर दूसरा लड़का जब पकड़ा गया तो वो भी वहाँ प्रत्यारोपण के द्वारा छल करने की कोशिश कर रहा है। जब इस तरीके से व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस पर 419, 20, 467, 68, 71 और जो भी हो सम्यक धारा में मुकदमा कायम होता है। जबकि प्रत्यारोपण द्वारा छल तो हम 416, ये परिभाषा है, ठीक है। आगे इसका दंड आएगा। देखो अगली धारा आती है इसमें 417 है आपका छल के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रवंचना देकर उत्प्रेरित करता है और उत्प्रेरण के द्वारा छल करता है तो उसकी सज़ा है 1 वर्ष तक का कारावास या फाइन या दोनों, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति प्रत्यारोपण द्वारा छल करता है तो उसकी सज़ा होगी 3 वर्ष तक का कारावास या फाइन या दोनों। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट धारा अब ये आती है आपकी।
इसमें क्या है देखिए, छल करना और संपत्ति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, मेनली सबसे ज़्यादा ये धारा लगेगी। अगर हम किसी व्यक्ति से छल करके, छल की परिभाषा आप ऊपर देख ही चुके हैं, छल करके उसे किसी संपत्ति को देने के लिए उत्प्रेरित करते हैं तो धारा 420 आईपीसी वहाँ पे लागू होगी। देखिए, उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है, किस लिए किया गया है कि वो बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर दे या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज़ को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति से संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, तो सजा है इसकी 7 वर्ष तक का कारावास और फाइन। देखिए, अब यहाँ से अगला टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा रिष्टी, मिसचीफ। रिष्टी मतलब नुकसान, किसी को कोई नुकसान कारित करना। देखिए, रिष्टी की परिभाषा है धारा 425 में। रिष्टी क्या है? अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो संभाव्य जानते हुए और आशय से इंटेंशनली करे कि किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित हो जाए, ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी ऐसे कार्य से किसी को कोई हानि या नुकसान कारित हो जाए जिससे किसी संपत्ति का नाश हो जाए, ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो जाए, ठीक है, उपयोगिता कम हो जाए या नष्ट हो जाए, तो यह माना जाएगा कि उसने क्षति की। अब देखिए ये 3 धाराओं को, देखिए यहाँ से सबसे पहले ये देखिए, रिष्टी के लिए दंड 426। दंड क्या है? 2 वर्ष तक का कारावास या फाइन या दोनों। इसके बाद ये धारा हमारे सिलेबस में नहीं है 427, लेकिन लिखी इसलिए है क्योंकि लगती यही है। रिष्टी जिससे 50 रुपये का नुकसान होना होता है। देखिए, 50 रुपये या इससे अधिक का अगर किसी की संपत्ति का कोई नुकसान करता है तो उसके लिए 2 वर्ष तक का कारावास या फाइन या दोनों। ये धारा जब लगती है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के घर में आया, मारपीट करी, तोड़फोड़ करी, अगर वह व्यक्ति थोड़े से जितने भी सामान की तोड़फोड़ दिखाता है, वहाँ धारा 427 अप्लाई हो जाएगी। जब व्हीकल एक्सीडेंट होता है तो बड़े व्हीकल से छोटे व्हीकल का उसे चोट लगने के अलावा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को चोट आई, किसी ट्रक ने किसी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, तो इसमें 279, 337, 38 के साथ साथ 427 आईपीसी का मुकदमा कायम होगा, ठीक है। इसमें पहले क्या होता था कि 427 को नहीं लिखते थे, लेकिन इसे लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें व्हीकल का इंश्योरेंस और उसको आगे जब केस की प्रोसीडिंग होती है तो उसमें करना ज़रूरी होता है। तो वहाँ भी क्योंकि अगर उसकी बाइक गिरी भी है तो कुछ ना कुछ उसमें नुकसान ज़रूर हुआ होगा, तो वहाँ पे ये धारा अप्लाई होगी, ठीक है। इसके बाद अगली धारा आपकी 429। देखिए, ये धाराएँ 29 और 30 यूज नहीं होती हैं, लगती नहीं है। सबसे पहले देखिए, ये है किसी व्यक्ति के पशु आदि को कोई नुकसान कारित करो, ठीक है, पशु या जीव जंतु को, ठीक है, जिसकी कीमत 50 रुपये से 50 रुपये उससे अधिक हो, तो उसे वध करने की कोशिश करना या विकलांग करने की कोशिश करना। इसके लिए सजा है 5 वर्ष तक का कारावास या फाइन या दोनों। अगली धारा है आपकी 430। देखिए, 29 और 30 ये दोनों मिला के पढ़नी है आपको, ठीक है। इसमें क्या है, अगर सिंचन कर्म को सिंचाई करने की जो या ट्यूबवेल हो या नहर हो या कोई रास्ता हो जहाँ से पानी निकलने का हो, उसे अगर हम नुकसान करके दोषपूर्ण आशय से अगर उसे मोड़ने के द्वारा, ठीक है, अगर उसमें कोई नुकसान कर देते हैं तो इसमें भी वही 5 वर्ष तक कारावास और फाइन, धारा 430। इसके बाद 2 धाराएं हैं, इन्हें जोड़ के पढ़िएगा, 435 और 436। देखिए, 435 क्या है कि अगर आप किसी की कृषि उपज को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, 100 रुपये का कृषि उपज से संबंधित या नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक से अगर किसी का नुकसान कारित करते हैं किसी की कृषि उपज से संबंधित, तो 7 वर्ष तक का कारावास और फाइन है। 436 में है, अगर किसी के घर को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा नुकसान कारित करते हैं, इसके लिए सजा है आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और फाइन, ठीक है। ये दोनों धारा में अंतर ये है कि इसमें अरेस्टिंग है, ऊपर वाले में 41वां नोटिस शामिल हो जाता है। तो ज़्यादातर सब लोग कोशिश करते हैं कि अगर मुकदमा कायम हो तो 436 का, 435 का हो, 436 का ना हो। यहाँ से दोस्तों आपकी 20 धाराएं आपको पढ़नी है, ठीक है, 441 से लेकर 460 तक, ठीक है। इनमें सिर्फ 2 धाराएं काम की हैं। देखिए, सबसे पहले आपराधिक अत्याचार की परिभाषा। आपराधिक अत्याचार क्या है? देखिए,
किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में उसकी मर्जी के बिना प्रवेश करना, या फिर प्रवेश तो लीगली किया है वहाँ जाके कोई अवैध कार्य करना, या फिर जिस व्यक्ति के कब्जे में संपत्ति है उसे अवित्रस्त करना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना, धमकाना आदि। तो ये जितने भी कार्य अगर किए जाएंगे तो ये हमारा आपराधिक अत्याचार माना जाएगा। सिर्फ प्रवेश ही काफ़ी है, वहाँ जाके आपने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन या तो प्रवेश अवैध है या जाके कोई कार्य कर रहे हैं वो अवैध है। इसमें एक पॉइंट और है, अगर मान लीजिए आप पहले से किसी संपत्ति के आप वहाँ पे कब्जे में थे और आपको कोर्ट ने आदेश कर दिया वहाँ से उसे खाली करने का, ठीक है, तो नोटिस की तिथि तक आपको नोटिस तामील भी हो गया और फिर भी आप वहाँ से नहीं निकले, तो भी आप माना जाएगा कि आप आपराधिक अत्याचार कर रहे हैं। अगला है आपका 442 गृह अत्याचार। अगर आप आपराधिक अत्याचार किसी के घर में कर रहे हैं तो माना जाएगा कि आप गृह अत्याचार कर रहे हैं। 443 प्रच्छन्न गृह अत्याचार। देखिए, संपत्ति के स्वामी से छिपकर आप अगर अत्याचार कर रहे हैं किसी के घर में कि संपत्ति के स्वामी को पता ना चल पाए, तो ये माना जाएगा कि आप प्रच्छन्न गृह अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है। इनको देखिए ज़्यादा अंदर घुस के समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी मैं इसका आप PDF भी डालूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला है आपका 444। देखिए, ये है रात्रि प्रच्छन्न गृह अत्याचार। किसी संपत्ति स्वामी के घर में आप प्रवेश कर रहे हैं उससे छिपकर और रात्रि में, सूर्यास्त व सूर्योदय के मध्य, तो कहा जाएगा कि आप रात्रि प्रच्छन्न गृह अत्याचार कर रहे हैं। अब आपकी आती है, देखिए, एक इम्पोर्टेंट धारा, गृह भेदन, धारा 445। इसमें इसकी परिभाषा दे रखी है। देखिए, आप ये गृह अत्याचार करने के लिए, प्रच्छन्न गृह अत्याचार करने के लिए, रात्रि प्रच्छन्न गृह अत्याचार करने के लिए या आपराधिक अत्याचार करने के लिए, ऊपर वाले चारों धाराएं, वो करने के लिए आप निम्नलिखित 6 तरीकों में से अगर किसी एक तरीके द्वारा किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप गृह भेदन करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या वह बाहर निकल रहा है। देखिए, रास्ते प्रवेश के लिए हो या बाहर निकलने के लिए, दोनों के लिए अप्लाई होगा। जो स्वयं उसने या उस गृह अत्याचार करने के किसी दुष्प्रेरक ने गृह अत्याचार करने के लिए बनाया हो, चाहे दीवार तोड़ के बनाया हो, चाहे ऊपर से छत काट के बनाया गया हो, वो दोनों कंडीशन इसमें आएंगी, ठीक है। दूसरा है, यदि वह किसी रास्ते से जो उससे या उस अपराध से दुष्प्रेरक के से भिन्न किसी व्यक्ति के मानव प्रवेश के लिए आश्रयित नहीं है। देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा रास्ता बनाया जो कि रास्ता नहीं है लेकिन आपने उस घर में प्रवेश करने के लिए बनाया है, ठीक है, जैसे कि छत तोड़ना, दीवार से तोड़ के निकलना, ये भी इसमें आ जाएगा। या किसी ऐसे रास्ते से जिस तक वह किसी दीवार पर निर्माण पर सीढ़ी द्वारा या अन्यथा चढ़कर पहुंचा है। देखिए, सीढ़ी बना करके अगर आप आते हैं तो वो इस धारा में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी के घर में कोई सीढ़ी लगा कर चढ़ जाते हैं तो वो आपके दूसरे पॉइंट में आएगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसको उसने या उस गृह अत्याचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृह अत्याचार करने के लिए किसी ऐसे साधन द्वारा खोला है जिसके द्वारा रास्ते का खोला जाना उस गृह के अधिभोगी द्वारा आश्रित नहीं था। चौथा पॉइंट आपका क्या कहता है, यदि उस गृह अत्याचार को करने के लिए या गृह अत्याचार के पश्चात उस गृह से निकल जाने के लिए वह किसी ताले वाले को तोड़ करके निकलता है, खोल करके प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। ये तीसरे पॉइंट में आपका क्या आता है, जैसे मान लो खिड़की वगैरह को तोड़ के निकल जाते हैं या प्रवेश करते हैं तो वो, ठीक है, जो आश्रित ना हो, ठीक है। पाँचवा पॉइंट क्या है, अब देखिए, पाँचवा बिंदु ये है कि यदि वह आपराधिक बल के प्रयोग या हमले या किसी व्यक्ति पर हमला करने की धमकी द्वारा अपना प्रवेश करता है, ठीक है। और छठवां पॉइंट ये है कि मान लीजिए कोई गेट है जो बंद है, ठीक है, यदि वह ऐसे किसी रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह प्रवेश या प्रस्थापन को रोकने के लिए बंद किया हुआ है, ठीक है, और उसे खोल करके वहाँ से अगर प्रवेश या निकलता है तो वो भी इसी में माना जाएगा। ये हो गया आपका गृह भेदन। इसके बाद अगली आपकी धारा आ जाती है, देखिए, रात्रि गृह भेदन की, ठीक है। अभी ये सिर्फ परिभाषा ही चल रही है, ठीक है। रात्रि गृह भेदन क्या है, अगर आप सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में अगर ये ऊपर वाला काम करेंगे तो रात्रि गृह भेदन हो जाएगी। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे आपके दंड। देखिए, सबसे पहले आपराधिक अत्याचार पड़ा तो धारा 447 में आपराधिक अत्याचार के लिए दंड 3 वर्ष तक का कारावास या फाइन या दोनों। फिर है आपका दूसरा गृह अत्याचार। गृह अत्याचार में आपको 5-6 तरीके से गृह अत्याचार पढ़ना है। देखिए,
गृह अत्याचार के लिए दंड कितना है, 1 वर्ष तक का कारावास या 1000 रुपये का फाइन या फिर दोनों। अगली आपकी धारा आती है, अगर आपने जो गृह अत्याचार किया है तो गृह अत्याचार के लिए मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए अगर आपने गृह अत्याचार किया है तो आपकी सज़ा हो जाएगी आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष का कारावास या ऐसा कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा और फाइन भी, ठीक है। इसके बाद 450, अगर आपने गृह अत्याचार किया आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए, ठीक है, तो इसमें 10 वर्ष से अनिम्न कारावास एंड फाइन, इसमें आजीवन कारावास नहीं होगा, ठीक है। अगला 451, अब आपने आपराधिक अत्याचार किया है कारावास से दंडनीय अपराध, यानी अगर 10 वर्ष से नीचे का कोई अपराध करने के लिए आपने अगर गृह अत्याचार किया है तो आपकी सज़ा हो जाएगी 2 वर्ष तक का कारावास और फाइन। और अगर ये काम आपने चोरी के लिए किया है तो आपकी सज़ा होगी 7 वर्ष तक का कारावास और फाइन। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट धारा, देखिए, उपहति हमला या सदोष ये अवरोध है। उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अत्याचार। आप गृह अत्याचार कर रहे हैं, आपके या तो कोई हथियार लेकर, वेपन लेकर उपहति कारित करने की या हमला कारित करने की या सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी के साथ, तो आपकी सज़ा होगी 7 वर्ष तक का कारावास एंड फाइन। 452 मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है, जनरली लगती है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में प्रवेश करता है और वहाँ आपके पास डंडा, लाठी, कुल्हाड़ी, तमंचा, ये सब वेपन हैं और तब जाके आप गृह अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ ये धारा अप्लाई हो रही है। लेकिन जैसे ही आपने किसी को चोट पहुँचा दी, ठीक है, तो वो कारावास से दंडनीय अपराध हो गया। तो कायदे में उसमें 451 धारा लगनी चाहिए, लेकिन लगा देते हैं सभी 452, कोई बहुत ज़्यादा प्रचलन में है ये धारा, लेकिन ये धारा लग जाएगी। अगर कोई और बड़ा हो गया तो 450, और अगर मान लीजिए कोई मृत्यु कारित हो जाती है तो 449, वो बाकी धाराएं लगेंगी, लेकिन ये धारा सबसे ज़्यादा लगती है, ठीक है। अब देखिए, ये 3 धाराएं आपको एक साथ पढ़नी है। 453, प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन, दोनों के लिए दंड है 2 वर्ष तक का कारावास या फाइन। परिभाषा आप दोनों के ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। 454 है आपका, कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन, सजा 3 वर्ष तक का कारावास और फाइन हो जाएगी। और यह कार्य अगर चोरी के लिए किया गया है तो 10 वर्ष तक का कारावास होगा इसमें, ठीक है। इसमें आप ये देखिए 455, ये है उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन, तो इसमें 10 वर्ष तक का कारावास और फाइन होगा। इसमें दोस्तों प्रच्छन्न गृह अत्याचार और गृह भेदन में मृत्युदंड से दंडनीय और आजीवन वाली 2 धाराएं नहीं है, इसमें ये 3 धाराएं हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली धारा है आपकी 456। अब शुरू हो जाता है रात्रि प्रच्छन्न गृह अत्याचार या फिर रात्रि गृह भेदन। कोई करता है तो 3 वर्ष तक का कारावास और फाइन दिया जाएगा, ठीक है। 457, कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रि प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रि गृह भेदन, इसमें सजा आपकी 5 वर्ष तक का कारावास और फाइन, और अगर ये चोरी के लिए किया जाता है तो दंड है 14 वर्ष तक का कारावास, ठीक है। एक बात और काम की है इसमें, धारा 457 ऐसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे धारा 452। ये धारा भी अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में प्रवेश करता है चोरी के लिए, तो चाहे वो सीढ़ी से लगे, चाहे वो दीवार तोड़ के आए, खिड़की तोड़ के आए, ताला तोड़ के आए, उस सब में धारा 457 आईपीसी अपराध अप्लाई होती है, क्योंकि कारावास से दंडनीय उसने जो भी अपराध किया है तो उसमें कोई ना कोई सज़ा ज़रूर होगी, और उसने गृह भेदन किया है, ठीक है। रात, और ये रात के मामले में अगर रात को कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वहाँ 457 अप्लाई होगी, ठीक है। रात्रि प्रच्छन्न गृह अत्याचार करे या फिर गृह भेदन करे, तो इसमें यही 2 धाराएं इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए अगली धारा आपकी 458। ये आपको धाराएं देखिए यहाँ पे 3-3 के ग्रुप में पढ़नी है, ठीक है। 453, 54, 55, 56, 57, 58। शुरुआत में परिभाषाएं आपकी थी 41, 42, 43, 44, 45, 46 तक, ठीक है। और उसके बाद फिर अब इनके दंड आ गए, तो इस तरीके से क्रम में बनानी है। तो ये 58 तक पढ़नी है, फिर 59 और 60 अलग पढ़नी है। ये क्या, उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात रात्रि प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रि गृह भेदन, सजा होगी 14 वर्ष तक का कारावास और फाइन। अब ये 2 धाराएं एक साथ पढ़ेंगे। देखिए 459, प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन करते समय घोर उपहति अगर कारित होती है तो सजा होगी आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और फाइन। और 460 में
अगर रात्रि प्रच्छन्न गृहत्याचार या रात्रि गृह भेदन करने में जितने भी व्यक्ति शामिल होंगे सभी समान रूप से दोषी होंगे। अगर कोई एक व्यक्ति मृत्यु या घोरोपति करेगा तो सभी समान रूप से दोषी होंगे और सजा होगी आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और फाइन। आपका सबसे बड़ा अध्याय समाप्त हो चुका है, ठीक है। 16 और 17 दो समाप्त हो गए। अब कुल आपके 5 चैप्टर रह गए छोटे छोटे, ठीक है। उनमें ये चैप्टर भी सबसे इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट धारा है 467, 68 और 71। देखिए, दस्तावेजों, संपत्ति और चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में, ठीक है। अध्याय 18 कूट रचना, फोर्जरी, धारा 463। कूट रचना किसे कहेंगे? जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या दस्तावेज के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति या कोई अभिव्यक्त विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचता है कि कपट करे या कपट किया जा सके, कूट रचना करता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कोई मिथ्या दस्तावेज पूर्णतः या अंशतः रचता है, किसके लिए? कि या तो कोई दावा सृजित किया जा सके या दावा छोड़ा जा सके या कोई हक, आप सब समझ गए होंगे, तो ये आपकी कूट रचना मानी जाएगी। और ये 463 में इसकी परिभाषा है, ठीक है। कूट रचना की परिभाषा है। अब आएगी आपकी कूट रचना करना या मिथ्या दस्तावेज रचना, ठीक है। दस्तावेज को रचना या सेम वही है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए, कूट रचना आप जान चुके हैं, किसी दस्तावेज को रचना, ठीक है। तो मिथ्या दस्तावेज रचना वही हो जाएगा, उसमें कूट रचना थी, उसमें दस्तावेज की कूट रचना है। तो जो कोई बेईमानी से कपट पूर्वक किसी दस्तावेज की या दस्तावेज के किसी भाग को इस आशय से रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है या दस्तावेज का निष्पादन द्योतन करने वाला कोई चिन्ह लगाता है कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसी दस्तावेज या दस्तावेज के भाग को रचना, हस्ताक्षरण, मुद्राकरण या निष्पादन ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया है। अगर उस पर हम ऐसा कोई चिन्ह या निशान लगा दें, हमें लगे कि यह उस व्यक्ति ने किया, लेकिन उसने वो किया नहीं है, ठीक है। जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्राकरण या निष्पादन न होने की बात वह जानता है अथवा वह ऐसे समय पर हुआ था जिस समय वह जानता है कि उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्राकरण या निष्पादन नहीं हुआ था। कुल मिलाकर इसमें सबसे मेन बात यही है कि अगर कोई मिथ्या दस्तावेज की रचना करता है, उसकी पूर्णतः या अंशतः उसे रचे और वह यह जानता हो कि यह मिथ्या है, तो यह माना जाएगा कि वो मिथ्या दस्तावेज की रचना करता है। देखिए, अब शुरू होता है दंड, धारा 465। देखो सभी भाइयों, अयोध्या में ड्यूटी लगी है और ड्यूटी में यहाँ बहुत ज़्यादा भगवामयी हो रही है पूरी अयोध्या, तो गाने वाने चल रहे हैं। थोड़ा अगर साउंड का डिस्टर्बेंस आ रहा हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। बाकी अपना उद्देश्य अपना आईपीसी को समझने की कोशिश करना ही है, ठीक है। 465 में कूट रचना के लिए दंड। अगर कोई किसी दस्तावेज की कूट रचना करता है तो दंड होगा 2 वर्ष तक का कारावास या फाइन या दोनों। 466 अगर न्यायालय का कोई अभिलेख हो या लोक रजिस्टर हो, इसकी अगर कोई कूट रचना करेगा तो सजा होगी 7 वर्ष तक का कारावास और फाइन। देखिए, लोक रजिस्टर में सरकारी विभागों में होने वाला कोई भी रजिस्टर हो सकता है। अगर उसकी अटेंडेंस रजिस्टर की या कहीं की या किसी न्यायालय के दस्तावेज की अगर कोई कूट रचना करता है तो वो इस धारा में दंडनीय होगा, ठीक है। अगली आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट धारा है वो ये है, ठीक है, 467 धारा 467 क्या है? अगर किसी मूल्यवान प्रतिभूति, बिल इत्यादि की कूट रचना, ठीक है, यही धारा सबसे ज़्यादा लगेगी। कोई दस्तावेज जिसका मूल्यवान प्रतिभूति या बिल पत्र के दत्तक ग्रहण का अधिकार होना तत्परित हो या किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अंतरण या उस पर कोई मूलधन, ब्याज या लाभांश प्राप्त करने या किसी धन, जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभू को प्राप्त करने या प्रदत्त करने का अधिकार होना तत्परित हो, अथवा किसी दस्तावेज को जिसका धन दिए जाने की अभिस्वीकृति करने वाला निस्तारण पत्र या रसीद होना। देखिए, कोई डॉक्यूमेंट बना लें कि आपके ऊपर हमारे इतने रुपए हैं, तो इसमें आ जाएगा। मूल्यवान प्रतिभूति क्या है? देखिए, 10th की मार्कशीट, ये भी मूल्यवान प्रतिभूति है क्योंकि इससे आपका 10th पास करने का एक अधिकार सृजित होता है, ठीक है। इसके अलावा दस्तावेज क्या हो सकता है? मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का अटेंडेंस रजिस्टर, वो सिर्फ एक दस्तावेज है। और बाकी मान लीजिए जिससे कोई अधिकार सृजित हो
कम हो, विस्तृत हो या सीमित हो, उसको हम मूल्यवान प्रतिभूति कहेंगे। तो अगर हम मूल्यवान प्रतिभूति की रचना करते हैं तो वो उसका दंड इस धारा में है, और दंड है इसका आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और फाइन। ठीक है, इन धाराओं में सबसे बड़ी और खतरनाक धारा यही है। अगली आपकी धारा है देखिए 468 छल के प्रयोजन से कूट रचना। अगर कोई व्यक्ति कूट रचना सिर्फ उसने की है, कूट रचना कर ली है, तो हम यह साबित कर देंगे कि अगर इसने यह छल करने के लिए किया। ज़्यादातर देखिए ये दोनों धारा साथ में इसीलिए लगती हैं क्योंकि जब किसी ने कूट रचना की ही है, कूट रचना कर ही लिया, तो ये माना ही जाएगा, उपधारणा की जाएगी उसने छल के प्रयोजन से ही की होगी। ठीक है, तो इसकी सजा है 7 वर्ष तक का कारावास और फाइन। कूट रचित दस्तावेज 470, अगर किसी दस्तावेज का पूर्णतः या कोई थोड़ा सा भी भाग, अगर किसी मार्कशीट का अगर कोई एक डिजिट भी अगर किसी ने चेंज किया है तो ये माना जाएगा कि उसने कूट रचना की है। 471 कूट रचित दस्तावेज का असली के रूप में प्रयोग में लाना। अब तक आपके पास कूट रचित दस्तावेज था, अगर आपने उसको कहीं यूज कर लिया, हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे कुछ लड़कों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाया और उससे जॉब प्राप्त कर ली, तो वो सर्टिफिकेट बनाना 467 में हो गया अपराध, और उसको यूज करना वो 471 में अपराध हो गया। तो उस पर 419, 20, 467, 68 और 71 का अपराध बना है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा सर्टिफिकेट जानते हुए उपयोग में लाएगा तो यही माना जाएगा कि उसने कूट रचना की है, यानी वो 467 का या उससे ऊपर वाली धाराओं का। अगर दस्तावेज की कूट रचना की है तो दस्तावेज वाला, और मूल्यवान प्रतिभूति की किया है तो 467 में दोषी माना जाएगा। अगली देखिए आपकी धारा है 477 का। 477 में किसी लेखा का मिथ्याकरण। इसमें क्या है देखिए, अब ऊपर भी एक धारा पढ़ चुके हैं इससे संबंधित, ये रही आपकी कौन सी 466। लेकिन इसमें लेखा वाले में क्या है कि यह कार्य विभाग के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। देखिए, चाहे वो लिपिक हो, ऑफिसर हो या सेवक हो, और वो जानबूझकर अगर कपट करने के आशय से उसे नष्ट करे, प्रत्यावर्तित करे, विकृत बना दे या मिथ्याकृत कर दे, या किसी प्रविष्टि को लोप कर दे या कोई अन्य प्रविष्टि कर दे, तो सजा होगी 7 वर्ष तक का कारावास या फाइन या दोनों। अगली देखिए आपकी धारा आती है, अगर मान लीजिए आप कूटकरण करते हैं किसी करेंसी नोट का। ठीक है, इसमें थोड़ी सजाओं को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 489 में ये धाराएं जोड़ी गई हैं। 489A करेंसी नोट, बैंक नोट का कूटकरण, इसके लिए सजा है आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और फाइन। 489B में है कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोट को असली के रूप में उपयोग में लाना। इसमें चाहे आप उस करेंसी नोट को बेचो, खरीदो, प्राप्त करो, चाहे उसका दुर्व्यापार करो, चाहे असली के रूप में उपयोग में लाओ, सजा आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और फाइन। ठीक है, 489C देखिए, इसमें है कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। अगर किसी से बरामद होते हैं नकली नोट तो 7 वर्ष तक का कारावास या फाइन या दोनों। ठीक है, और अगर 489D करेंसी नोटों की कूट रचना या कूटकरण के लिए कोई उपकरण या सामग्री बरामद होती है, चाहे वो डाई हो नोट बनाने की, चाहे वो पेपर हो, तो इसको चाहे वो बनाए, खरीदे, बेचे, व्ययनित करे या कब्जे में रखे, तो कारावास आजीवन या 10 वर्ष तक का कारावास और फाइन। 489E ये लास्ट है इसका। अगर कोई व्यक्ति जो नकली नोट बनाता है ना, जो चूरन से आते हैं सस्ते वाले, ठीक है, जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन की फ़ोटो लगाने वाले ऐसे नोट, अगर करेंसी नोट या बैंक नोटों के सादृश्य रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग करना, इसमें क्या है देखिए, बहुत छोटे छोटे दंड हैं। जो कोई किसी दस्तावेज की जो करेंसी नोट या बैंक नोट होना तत्परित हो, या करेंसी नोट या बैंक नोट के किसी भी प्रकार सादृश्य हो, या इतना निकटतम सादृश्य हो कि प्रवंचना होना प्रकल्पित है, रचेगा, रचवाएगा या उपयोग में लाएगा, तो या किसी को देगा, परिदत्त करेगा, तो सजा है उसकी सिर्फ 100 रुपये तक का जुर्माना। ठीक है, दूसरी आपकी धारा है, अगर उपरोक्त दस्तावेज पर किसी व्यक्ति का नाम लिखा है और वो पुलिस को मुद्रण करने वाले का नाम या पता नहीं बताता है, तो 200 रुपये तक का जुर्माना। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी के कब्जे से ऐसे नोट, नकली नोट बरामद होते हैं, तो जब तक वो साबित ना कर दे तब तक ये माना जाएगा कि ये उसी ने बनाए हैं। ठीक है, ये आपकी समाप्त हो गई धारा। अगली आपकी धारा शुरू होती है देखिए, विवाह संबंधी अपराध, अध्याय 20।
धारा 494, ये हम सिर्फ अपने सिलेबस की धारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। 494 में पति या पत्नी के जीवन काल में पुनर्विवाह करना। अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी कर ले या कोई महिला दूसरी शादी कर ले, 7 वर्ष तक का कारावास और फाइन। इसमें 2 अपवाद हैं। देखिए, पहला अपवाद ये है कि कोई विवाह न्यायालय के द्वारा अगर शून्य कर दिया गया है और फिर वो दूसरी शादी कर लेता है तो दोषी नहीं माना जाएगा। और दूसरा क्या है कि अगर किसी का पति या पत्नी कहीं गुमशुदा है, खो गया है, तो उसके 7 वर्ष तक अगर नहीं पता चलता है, वो आता नहीं है और फिर वो दूसरी शादी कर लेता है तो। अगली आपकी 495, जिस व्यक्ति से कोई व्यक्ति शादी कर रहा है उसको अगर कोई व्यक्ति ये नहीं बताता कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, तो इसमें सजा है 10 वर्ष तक का कारावास और फाइन। यानी 494 तो वो बीवी लगाएगी या बीवी या पति लगाएगा जो पहले से शादीशुदा है, और 495 वो लगाएगी जो दूसरी वाली जिससे शादी कर रहा है, उसे बिना बताए अगर उसने की है तो। ये 494 मुसलमानों में खूब लगती है धारा है, क्योंकि वो अपने शरिया लॉ के हिसाब से शादी कर लेते हैं और यहाँ सज़ा मिलती है। अब देखिए, ये आ गया आपका, इसमें 2 धारा हो रहे हैं, 497 और 498। 497 आपकी है जार कर्म। जार कर्म होता है कि अगर कोई किसी विवाहित स्त्री के साथ अगर कोई मैथुन करता है और वह स्त्री उसको मैथुन सिर्फ इसलिए करने देती है कि वो यह समझती है कि यह उससे यानी मैथुन करने के लिए वह प्राधिकृत है, ठीक है, तो वहाँ जार कर्म माना जाएगा। इसकी सजा 5 वर्ष तक का कारावास या फाइन या दोनों, ठीक है। इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ मैथुन करता है तो उसकी पत्नी इसकी दुष्प्रेरक नहीं मानी जाएगी, ठीक है। 498, विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से बहला फुसला करके ले जाना या कब्जे में रखना, इसमें सजा होगी 2 वर्ष तक का कारावास और फाइन, ठीक है। अगली देखिए आपकी धारा आ गई, ये अध्याय बाद में जोड़ा गया है। 20 का पति पत्नी के संबंधियों द्वारा क्रूरता। धारा 498 बहुत ज़्यादा लगती है। किसी स्त्री के पति अथवा पति के संबंधियों द्वारा उसको क्रूरता के अधीन रखना, ठीक है, चाहे डराना, धमकाना, मारपीट करना या दहेज की मांग करना। अगर दहेज की मांग करता है तो दहेज अधिनियम अलग से लगेगा, डीपी एक्ट की धारा 3 और 4 अलग से लगेंगी। ये सिर्फ उसके साथ क्रूरता करने के लिए लगेगी, तो सजा है 3 वर्ष तक का कारावास और फाइन। अध्याय 21 आता है आपका, देखिए मानहानि, ठीक है। धारा 499, समाप्ति की ओर हम बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। देखिए मानहानि क्या है, जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से उस व्यक्ति की ख्याति को अपहानि की जाए, ठीक है, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है कि लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति को अपहानि की जाए, तस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि उसने उस व्यक्ति की मानहानि की है। देखिए कुछ दशाएं हैं, उन्हें मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए इसमें पहले ये कुछ स्पष्टीकरण है। पहला, मृत व्यक्ति की भी मानहानि हो सकती है, ठीक है। दूसरा, किसी कंपनी, संगम या व्यक्ति के समूहों के ऊपर भी लांछन मानहानि माना जाएगा। अनुकल्प या व्यंग के रूप में अगर आप कोई बात कहते हैं किसी से तो वो भी आपका मानहानि माना जा सकेगा। कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति को अपहानि करने वाला नहीं कहा जाएगा जब तक लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षतः उस व्यक्ति के सदाचारक बौद्धिक स्वरूप को हेय न करे, ठीक है, दूसरों की नज़र में होना चाहिए, या फिर उसकी जाति के बारे में या आजीविका के संबंध में या उसके सील को जब तक हेय न करे तब तक उसे नहीं माना जाएगा। अच्छा, इसमें अपवाद क्या क्या है, देखिए ये इसके अपवाद हैं पूरे। पहला अपवाद क्या है, अगर किसी सत्यवाद का लांछन लगाया गया, अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की और चोरी करते हुए पकड़ा गया, उसको चोर कह दिया, अंधे को अंधा कह दिया, कांडे को कांडा कह दिया, तो वो आपका लांछन नहीं माना जाएगा और मानहानि नहीं होगी उससे। दूसरा, लोक सेवकों का आचरण। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई लोक सेवक है, कहीं रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए, उससे कोई रिश्वतखोर कह दे तो वो मानहानि नहीं मानी जाएगी। तीसरा अपवाद, किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण, ठीक है,
चाहे वो सरकार का डिसीजन हो या कोई बात हो, उससे संबंध में अगर कोई बात कही जाए तो वो भी मानहानि नहीं माना जाएगा। न्यायालय की कार्रवाइयों की रिपोर्टों का अगर प्रकाशन होता है और उसके संबंध में अगर कोई टीका टिप्पणी करता है तो वो भी मानहानि नहीं माना जाएगा। 5वां, न्यायालय में विनिश्चित मामले के गुणागुण में साक्षियों तथा संपृक्त अन्य व्यक्तियों का आचरण। देखिए, मान लीजिए न्यायालय में कोई व्यक्ति गवाही देता है, उसकी गवाही के संबंध में न्यायालय कोई टिप्पणी कर दे और उस बात को कोई व्यक्ति कह दे तो वो भी आपका नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कोई झूठी गवाही देता है तो उससे संबंध में कोई सद्भावना पूर्वक अगर टिप्पणी या राय कर देगा, मानहानि नहीं माना जाएगा। 6वां अपवाद है, अगर कोई लोककृति है तो उसके गुणागुण में या उसकी तारीफ में कोई बात कह दी जाए तो वो भी मानहानि नहीं मानी जाएगी। 7वां, किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावना पूर्वक की गई परिनिंदा। देखिए, कोई कंपनी का मालिक अपने किसी एम्प्लॉय को कहे या फिर कोई मालिक अपने किसी नौकर को सद्भावना पूर्वक उससे अगर कोई बात कहता है, उसकी कोई परिनिंदा कर दे, जैसे तुम काम नहीं करते या काम चोर हो, तो वो भी आपकी नहीं मानी जाएगी। ठीक है। अगला है आपका 8वां, प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भाव पूर्वक अभियोग लगाना। ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति थाने में FIR करता है, ठीक है, तो वो प्राधिकृत व्यक्ति के सामने अपनी शिकायत दर्ज करा रहा है, तो ये भी मानहानि नहीं माना जाएगा। 9वां, अपने या अन्य व्यक्ति के हितों की संरक्षा के लिए सद्भाव पूर्वक लांछन मानहानि नहीं माना जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी नेता को या किसी को अगर ये कह देते हैं कि आपने हमारा ये नुकसान कर दिया, हमारा रास्ता नहीं बनने दिया, ये कोई भी लांछन लगा लिया जिसमें अपने या किसी अपने व्यक्ति का हित है, तो वो भी आपका मानहानि नहीं होगा। 10वां है कि सावधानी, व्यक्ति या लोक कल्याण की भलाई के लिए अगर कोई काम किया जाता है तो वो भी आपका मानहानि नहीं माना जाएगा। मानहानि के लिए दंड है आपका 2 वर्ष तक का कारावास या फाइन या दोनों। ये अध्याय आपका समाप्त हुआ। अध्याय 22 आपका स्टार्ट होता है आपराधिक अवित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में। ठीक है। धारा 503 आपराधिक अवित्रास। देखिए, आपराधिक अवित्रास क्या है। देखिए, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को या उससे हितबद्ध या समृद्ध किसी अन्य व्यक्ति को शरीर, ख्याति या संपत्ति को, ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर, ख्याति को जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए। ठीक है। संत्रास मतलब दुख या क्षोभ कारित किया जाए या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्तन करने के साधन स्वरूप कोई कार्य कराया जाए। ठीक है। जिसे करने के लिए वो वैध रूप से आबद्ध न हो या फिर कोई ऐसे कार्य करने का लोभ कराया जाए जिसे करने के लिए वो वैध रूप से आबद्ध हो, हकदार हो, तो क्या होगा, यह आपराधिक अवित्रास माना जाएगा। ठीक है। यानी अगर हम किसी व्यक्ति को कोई धमकी या कोई क्षोभ इसलिए कारित कर रहे हैं कि उससे कोई कार्य हम कराएं, तो ये हमारा आपराधिक अवित्रास माना जाएगा। धारा 504 देखिए यूज होती है ये धारा बहुत ज़्यादा। 504 और 506 लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से अगर किसी का हम अपमान करते हैं तो 2 बार ये इसमें ज़्यादातर आता है। अगर मान लो कोई किसी व्यक्ति से गाली गलौज करता है तो वो क्यों कर रहा है, ताकि उसे प्रकोपित किया जा सके और प्रकोपित करने के बाद वह कोई लोक शांति भंग कर दे, तो इसकी सजा है 2 वर्ष तक का कारावास या फाइन या दोनों। अगली आपकी धारा आती है 505। देखिए, लोक रिष्टिकारक वक्तव्य, ऐसे वक्तव्य बोलना जिससे कोई व्यक्ति उत्प्रेरित हो और उसे लोक रिष्टि कारित करे। ठीक है। कौन से वक्तव्य आएंगे। देखिए, अगर कोई सैनिक है वो अपने कर्तव्य की अवहेलना कर दे उन वक्तव्यों से या उसके पालन में असफल हो जाए। दूसरा है किसी लोक सेवक या उसके किसी भाग को भय संतरास कारित हो जाए जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध हेतु उत्प्रेरित हो जाए। अगला है आपका कोई 2 वर्ग समुदाय एक दूसरे के प्रति अपराध के लिए उद्दीप्त हो जाए तो सजा होगी 3 वर्ष तक का कारावास या फाइन या दोनों। अगला पॉइंट है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर किन्हीं धर्मों के बीच में, वर्गों के बीच में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य या संप्रवृत्त करने वाले कथन अगर कोई आदमी बोलता है तो सजा होगी 3 वर्ष तक का कारावास और फाइन। और पूजा के स्थान में अगर ये ऊपर वाला काम किया गया, उपधारा 2 वाला, तो सजा होगी 5 वर्ष तक का कारावास और फाइन। धारा 506 और 507 एक साथ पढ़ेंगे।
आपराधिक अवित्रास करने के लिए दंड। आपराधिक अवित्रास की परिभाषा आप पढ़ ही चुके ऊपर। सजा है 2 वर्ष तक का कारावास, फाइन या दोनों। अगर यदि धमकी जो दी जा रही है वो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की हो, या अग्नि द्वारा किसी संपत्ति को नष्ट करने की हो, या मृत्यु दंड से, या आजीवन कारावास से, या 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध को कारित करने की हो, या किसी स्त्री पर उसके सतीत्व पर लांछन लगाने के लिए की गई हो, ये सतीत्व है, ठीक है, तो सजा होगी 7 वर्ष तक का कारावास या फाइन या फिर दोनों। अगली धारा है आपकी अनाम संसूचना। कोई व्यक्ति आपराधिक अवित्रास करता है, किसी को धमकी देता है, काहे से, फोन से, इंटरनेट के माध्यम से, अनाम अपना नाम गुप्त रख के, कोई गुप्त चिट्ठी के माध्यम से अगर कोई धमकी देता है तो धारा 507 वहाँ पे लगेगी, ठीक है। पहचान, नाम व निवास स्थान छिपाकर उपरोक्त दंड के अलावा, देखिए ये जो 7 वर्ष या 2 वर्ष ये तो लगेंगे के अलावा 2 वर्ष तक का कारावास और लगेगा, उस पर से दंडित उसको किया जाएगा, ठीक है। 509 और 510। 509 आपकी कहती है, ये धारा आपकी ज़्यादातर यूज हो जाती है, काम की धारा है। 500 से ऊपर 504, 506, 509 और अपवाद में 511 है, ये धारा यूज होती हैं, ठीक है। ये क्या है धारा, शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आसहित हो। देखिए 354 ए भी आप पढ़ चुके हैं, 294 भी आप पढ़ चुके हैं, और ये तीसरी आपकी आ रही है 509। आप कोई शब्द या अंग विक्षेप या कार्य किस लिए कर रहे हैं, किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आसहित हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई शब्द कहना, ध्वनि या अंग विक्षेप करना, कोई वस्तु प्रदर्शित करना जिससे वह किसी स्त्री या ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए जिससे कि कोई स्त्री सुने उस शब्द या ध्वनि को, या ऐसी अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए, या ऐसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण हो जाए। सजा होगी 1 वर्ष तक का कारावास और फाइन। देखिए इसमें और 354 ए में अंतर ये है, 354 ए में क्या हो रहा था, 354 ए में आपकी क्या थी, 4 बात थी। देखिए या तो कोई लैंगिक संबंध बनाने के लिए कोई प्रस्ताव हो, कोई निवेदन हो, या उसे अश्लील साहित्य दिखाया जाए जबरदस्ती, और या फिर चौथा बिंदु था आपका कोई व्यंग या फिर टिप्पणी करना, ये 4 थे। इसमें क्या है, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप वो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से कर रहा है, किसी महिला को टारगेट करके नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन कर इस आशा से रहा है कि उसे वो शब्द या ध्वनि सुने जिससे वो महिला क्या हो जाए, उसकी एकांतता भंग हो जाए, या फिर उसे या ऐसे अंग विक्षेप वो महिला देखे, ठीक है। तो इसमें ये धारा अप्लाई होगी। अब आती है 510। 510 धारा क्या है, मत व्यक्ति के द्वारा लोक स्थानों में अवचार। अगर कोई अवचार कोई नशे में व्यक्ति करता है तो इसकी सजा होगी, और मान लीजिए उस अवचार से कोई क्षोभ उत्पन्न होता है, किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है, तो सजा होगी 24 घंटे तक को कारावास या 10 रुपये का फाइन या फिर दोनों, ठीक है। ये हमारा लास्ट अध्याय है, अध्याय 23, अपराधों को करने के प्रयत्न के विषय में। देखिए आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के लिए दंड। आईपीसी में ज़्यादातर सारे अपराध कवर किए गए, लेकिन अगर इस संहिता द्वारा कोई अपराध दंडनीय है और उनके कुछ के प्रयत्नों के लिए दंड इसमें है और कुछ के प्रयत्नों के लिए इसमें दंड नहीं है, तो अगर कोई ऐसा अपराध होता है जो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या किसी से या दंड से दंडनीय हो, और उसके लिए इस धारा में उसके प्रयत्न के लिए कोई दंड नहीं दिया गया है, तो वहाँ किस प्रकार दंडित किया जाएगा वो इसमें बताया गया है। ये कहता है जो इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध करने का या ऐसे अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा, और ऐसे प्रयत्न के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है, वहाँ उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो यथास्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की, या उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो यथास्थिति आजीवन कारावास के आधे तक की, या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे की, ठीक है, जैसे 7 वर्ष तक का कारावास है तो उसके आधे की,
या ऐसे जुर्माने से जो उस अवधि के लिए उपबंधित है, जुर्माना पूरा लगेगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ये हमारी आईपीसी यहाँ पे समाप्त हो गया। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने जो वीडियोस पढ़ी हैं वो और ये मिला के मैंने कोशिश करी है कि मुझे जितना आता है उतने एग्जाम्पल्स के द्वारा इनको मैं समझा सकूं। इसमें हमारे जो टीचर हैं एपीओ श्री अभय प्रताप सर, उन्हीं की प्रेरणा से और उनसे ही सीख करके मैंने ये वीडियो बनाई है। कोई गलती हुई हो तो भाई आप सब इसको सुधारिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा। इसके अलावा मैं सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट और आपकी माइनर एक्ट्स और पुलिस रेगुलेशन, इनकी वीडियोस और समय से डालूंगा पेपर से पहले, ताकि सभी इस वीडियो का रिवीजन करके अपना आगे पढ़ाई कर सकें। बाकी मेरी तरफ से भाई कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहूँगा। सबके लिए पेपर की और पीओपी की डेट तो आई गई है। अब विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।